हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एंजाइम्स की बात कर रहे थे बच्चों। कल हमने एंजाइम्स की बात की थी, एंजाइम्स के सामान्य लक्षण हमने देखे थे और लास्ट में हम एंजाइम गतिकी की बात कर रहे थे। और एंजाइम गतिकी में हम किसके मान की बात कर रहे थे? Km की। तो हम लास्ट में किसकी बात कर रहे थे बच्चों? Km यानी माइकलस मेंटेन कांस्टेंट की बात कर रहे थे। तो हमने क्या देखा था बच्चों? Km जो था, माइकलस मेंटेन कांस्टेंट था, वो अभिकारक क्रियाधार की वो सांद्रता थी जिस पर एंजाइम के आधे सक्रिय स्थल भर जाते थे या जिस पर अभिक्रिया की दर अधिकतम की आधी हो जाती थी। तो यही हमने बात की थी। हमने कहा था Km का मान उस अभिकारक सांद्रता के बराबर होगा जिस पर एंजाइम के आधे सक्रिय स्थल भर जाते हैं या अभिक्रिया की दर अधिकतम की आधी हो जाती है। अब आज मैं क्या बात करूंगा? देखो बच्चों, एक प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यह है बच्चों कि मैंने आपसे कहा कि दो एंजाइम सिस्टम्स हैं, ध्यान देंगे। मेरे पास दो एंजाइम तंत्र मैंने आपको दिए, 1 और 2। पहला एंजाइम तंत्र में मैंने आपसे कहा Km की वैल्यू है 10 और दूसरे में मैंने कहा Km की वैल्यू है 30। मैंने आपको दो एंजाइम तंत्र दिए हैं बच्चों। पहले एंजाइम तंत्र में Km का मान 10 है, दूसरे में Km का मान 30 है। तो Km के मान के आधार पर आप मुझे बताइए कौन सा एंजाइम तंत्र ज्यादा कुशल है, कौन सा एंजाइम तंत्र का उत्प्रेरण बेहतर होगा, फर्स्ट का होगा या सेकंड का होगा। फर्स्ट में Km का मान मैंने दिया है 10, सेकंड में Km का मान दिया है 30। इस Km के मान के आधार पर आप मुझे बताइए कौन से एंजाइम तंत्र बेहतर होंगे, ज्यादा कुशल होंगे, जिनका उत्प्रेरण बेहतर होगा, फर्स्ट का या सेकंड का। बताओ तो भाई, तनिक बताओ भाई, किसका लग रहा है? और तेरी बिल्कुल सही। अभी तक तो बहुत जने जवाब दे रहे हैं। गुड 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 गुड। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 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 सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है, तो सुनिए भाई, क्या मतलब है इधर देखिए। सबसे पहले तो क्या मतलब है इसका सवाल समझिए। अब देखो, सवाल समझने से पहले सुनना बच्चों, सवाल समझने से पहले एक सिस्टम सुनो। आप ऐसे बाजार में गोंद लेने गए, ठीक है? आप तो ऐसे बाजार में फेविकॉल या गोंद लेने गए और बाजार से दो तरीके के गोंद लेकर आ गए। बाजार से आप दो अलग अलग तरीके के फेविकॉल लेकर आ गए, ठीक है? एक अलग कंपनी का फेविकॉल लाए, एक दूसरे कंपनी का फेविकॉल लाए। पहले कंपनी वाला, सुनना, पहली कंपनी वाला फेविकॉल जो था उसकी 10 बूंदे दो लकड़ी को चिपकाने के लिए यूज की गई। पहले में जो पहले कंपनी का जो फेविकॉल था उसमें 10 बूंदे आपको लगी दो लकड़ियों को चिपकाने के लिए, और दूसरे कंपनी का जो फेविकॉल था उसमें 30 बूंदे लगी दो लकड़ियों को चिपकाने के लिए। तो दो लकड़ियों को चिपकाने के लिए पहले कंपनी के फेविकॉल में 10 बूंदों में काम हुआ और दूसरे कंपनी वाले फेविकॉल में 30 बूंदों का इस्तेमाल हुआ। तो कौन सी कंपनी का फेविकॉल बेहतर है? पहली वाली कंपनी का बेहतर है या दूसरी वाली का? पहली वाली का, क्योंकि सर कम बूंदों में दोनों लकड़ियां चिपक गई। तो ज्यादा कुशल बेहतर कंपनी वाला फेविकॉल कौन सा था? फर्स्ट। बस उसी लॉजिक यहां अपनाना है भाई। क्यों अपनाना है? इधर देखो, यहां पर क्या मतलब है। जब मैं Km का मान 10 लिखता हूं ना, समझ लो ध्यान से, जब मैं यहां रखूंगा, जब मैं Km का मान 10 लिखता हूं, इसका मतलब एंजाइम के आधे सक्रिय स्थल को भरने के लिए 10 अभिकारक चाहिए।
Km का मान 10 है। Km का मान 10 का मतलब है एंजाइम के सक्रिय स्थल, आधे सक्रिय स्थल भरने के लिए 10 अभिकारक चाहिए। और यहां पर Km 30 का मतलब क्या है? वही काम करना है। Km का मतलब तो आधे सक्रिय स्थल ही भरने हैं, लेकिन आधे सक्रिय स्थल भरने के लिए 30 अभिकारक चाहिए। आधे सक्रिय स्थल भरने के लिए 30 अभिकारक पर आधा स्थल भर रहा है। यहां पर तो 10 अभिकारक पर ही आधा भर गया। तो ज्यादा कुशल तंत्र कौन सा हुआ? फर्स्ट। बेहतर तंत्र कौन सा हुआ? फर्स्ट हुआ। तो जितना Km का मान कम होगा, जितना Km का मान कम होगा, उतना बेहतर, उतना ज्यादा कुशल क्या होगा? एंजाइम तंत्र। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो गया भाई? इसका सूत्र हो गया Km व्युत्क्रमानुपाती होता है एंजाइम उत्प्रेरण के लिए। Km किसके व्युत्क्रमानुपाती है? एंजाइम उत्प्रेरण। इसका मतलब जितना ज्यादा Km का मान होगा, उतना कम उत्प्रेरण होगा, और जितना कम उत्प्रेरण होगा, उतना ज्यादा Km का मान होगा। तो यह सिंपल सी याद रखनी है, Km जो है वो एंजाइम उत्प्रेरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, तो ये अपन ने एंजाइम गतिकी से संबंधित लक्षण पढ़ लिए। अब आज क्या पढ़ेंगे भाई? आज हम फिर एक नई प्रकार की एंजाइम्स की बात करेंगे। नई प्रकार की एंजाइम्स आज हम पढ़ने वाले हैं, होलो एंजाइम्स। किसकी बात करेंगे बच्चों? आज हम होलो एंजाइम्स की, जिनको हम संयुक्त एंजाइम्स भी कहते हैं। ठीक है, अब सुन लो भाई। सबसे पहली चीज, होलो एंजाइम्स या संयुक्त एंजाइम्स की अपन बात करें तो ये एक ऐसी विशेष एंजाइम्स होती हैं जिनमें प्रोटीन और प्रोटीन के साथ एक गैर प्रोटीन समूह होगा। जहां कहीं भी होलो एंजाइम्स या संयुक्त एंजाइम्स आ जाएं, तो होलो एंजाइम्स या संयुक्त एंजाइम्स का मतलब है ऐसी एंजाइम्स जिनमें प्रोटीन के साथ गैर प्रोटीन समूह शामिल हो। तो संयुक्त एंजाइम्स या होलो एंजाइम्स का मतलब क्या हो गया भाई? मतलब हो गया इनमें प्रोटीन भाग के साथ साथ, प्रोटीन भाग के साथ साथ गैर प्रोटीन भाग भी होता है। तो प्रोटीन भाग और गैर प्रोटीन भाग दोनों से मिलकर क्या बनती हैं? होलो एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण क्या है? अरे कल भी बताया था भाई, उत्प्रेरण का मतलब है क्रियाधार या अभिकारक को उत्पादक में परिवर्तित करना। एंजाइम उत्प्रेरण करती है मतलब अभिकारक को उत्पादक में परिवर्तित करती है। तो होलो एंजाइम्स या संयुक्त एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं। होलो एंजाइम्स का मतलब है ऐसी एंजाइम्स जिसमें प्रोटीन भाग और गैर प्रोटीन भाग शामिल होता है। तो अब किस नाम से जानते हैं भाई उनको? कहते क्या है भाई? होलो एंजाइम जो है, होलो एंजाइम में जो प्रोटीन भाग होता है, जो प्रोटीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। ठीक है बच्चों, जो एंजाइम का प्रोटीन भाग है, जो एंजाइम का प्रोटीन भाग है उसे क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। और जो गैर प्रोटीन भाग है, जो गैर प्रोटीन भाग है उसको हम सहकारक या कोफैक्टर कहते हैं। तो एक होलो एंजाइम जो है, होलो एंजाइम में जो प्रोटीन भाग है, प्रोटीन भाग को कहते हैं एपो एंजाइम, और गैर प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? कोफैक्टर या सहकारक कहते हैं। ठीक है, अब सुन लो।
प्रोटीन भाग तो एपो एंजाइम है, गैर प्रोटीन भाग सहकारक है। अब सबसे पहला सवाल यह है कि सर ये गैर प्रोटीन क्यों जरूरी है एंजाइम में? ये जो गैर प्रोटीन भाग है, सहकारक है, कोफैक्टर है, ये एंजाइम में क्यों चाहिए? क्यों चाहिए गैर प्रोटीन भाग होलो एंजाइम में? तो ये गैर प्रोटीन भाग उत्प्रेरण के लिए चाहिए। उत्प्रेरण का मतलब भाई, उत्प्रेरण मतलब कैटेलिसिस, मतलब क्रियाधार को, अभिकारक को उत्पादक में परिवर्तित करने के लिए चाहिए। मतलब एक एंजाइम में यह सहकारक जरूरी है। क्यों जरूरी है? उत्प्रेरण के लिए। उत्प्रेरण का मतलब अभिकारक को उत्पादक में परिवर्तित करने के लिए चाहिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में परिवर्तित करने के लिए चाहिए। इसका मतलब यदि आप एंजाइम से सहकारक हटा दो, यदि आप एक होलो एंजाइम से कोफैक्टर को हटा दो, तो वो उत्प्रेरण नहीं कर पाएगी, वो अभिकारक को उत्पादक में परिवर्तित नहीं कर पाएगी। तो क्या चीज ध्यान रखनी है? जो सहकारक या कोफैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सहकारक या कोफैक्टर जो हो, ठीक है, सहकारक या कोफैक्टर जो है, यह एंजाइम के उत्प्रेरण क्रिया के लिए अनिवार्य है। ठीक है, यह एंजाइम के उत्प्रेरण क्रिया के लिए आवश्यक है। इसका मतलब यदि एंजाइम से सहकारक को हटा दिया जाए तो एंजाइम क्या नहीं कर पाएगी? उत्प्रेरण नहीं कर पाएगी। मतलब क्रियाधार अभिकारक को उत्पादक में परिवर्तित नहीं कर पाएगी। तो यहां पर लिख लूं मैं एक नोट। क्या है नोट भाई? नोट ये है, सहकारक को हटा देने पर, सहकारक को हटा देने पर एंजाइम उत्प्रेरण नहीं कर पाएगी। और उत्प्रेरण नहीं कर पाएगी मतलब अभिकारक को उत्पादक में परिवर्तित नहीं कर पाएगी। क्लियर भाई? तो होलो एंजाइम में जो प्रोटीन भाग है उसे कहेंगे एपो एंजाइम, जो गैर प्रोटीन भाग है उसे कहेंगे कोफैक्टर। अब ये जो गैर प्रोटीन भाग है, गैर प्रोटीन भाग है, यह भी 3 प्रकार का होगा। तो अब हम किसकी बात करेंगे? कोफैक्टर या सहकारक की। अब किसकी बात करेंगे हम? कोफैक्टर या सहकारक की। अब ये जो कोफैक्टर है, हमें पता है ये कोफैक्टर है तो गैर प्रोटीन भाग। ये कोफैक्टर गैर प्रोटीन भाग है, लेकिन ये 3 तरह का होता है। 3 तरह का कौन कौन सा अभी अपन पढ़ेंगे? प्रोस्थेटिक समूह, को एंजाइम यानी सह एंजाइम, और तीसरा मेटल आयन। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है ये जो गैर प्रोटीन समूह है, यानी जो गैर प्रोटीन भाग है सहकारक, वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का क्या है भाई? प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम, मेटल आयंस। ये तीनों किसके प्रकार हैं? तीनों सहकारक के प्रकार हैं। प्रोस्थेटिक समूह का मतलब क्या होता है? प्रोस्थेटिक समूह का मतलब है ये एक ऐसा गैर प्रोटीन समूह है जो एंजाइम से मजबूती से, दृढ़ता से जुड़ा है। अगर कोई गैर प्रोटीन भाग, कोई को एंजाइम या कोई मेटल आयन जो दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, जो दृढ़ता से, मजबूती से जुड़ा हुआ है, उसे ही क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक समूह कहेंगे।
तो प्रोस्थेटिक समूह का क्या मतलब हो गया भाई? प्रोस्थेटिक समूह का मतलब है ये गैर प्रोटीन समूह जो एंजाइम से मजबूती या दृढ़ता से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसा गैर प्रोटीन समूह, एक ऐसा गैर प्रोटीन समूह, वो कोएंजाइम है, मेटल आयन है, यदि वो मजबूती या दृढ़ता से जुड़ा है तो उसे प्रोस्थेटिक समूह कहेंगे। बस ऐसे कहते हैं ना, जीवन भर का साथ, ऐसे मजबूती से, ऐसे दृढ़ता से जुड़ा हुआ है बस, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक समूह। इसका उदाहरण होता है हीम प्रोस्थेटिक समूह। इसका उदाहरण है भाई हीम प्रोस्थेटिक समूह। किन एंजाइम्स में होगा? परऑक्सीडेसेस और कैटालेसेस में। दो एंजाइम्स हैं, परऑक्सीडेसेस और कैटालेसेस। दोनों क्या हैं? दोनों एंजाइम्स हैं, और दोनों एंजाइम्स में कौन सा प्रोस्थेटिक समूह होता है? हीम। और प्रोस्थेटिक का मतलब है ये हीम समूह जो है ना, हीम समूह, ये परऑक्सीडेसेस और कैटालेसेस में ऐसे दृढ़ता से, ऐसे मजबूती से जुड़ा हुआ है। अब अगर गैर प्रोटीन समूह मजबूती से ना जुड़ा हो, ऐसे केवल टच कर रखा हो, ऐसे हल्के से, ढीले रूप से जुड़ा हो, अस्थायी रूप से जुड़ा हो, तो उसे क्या है भाई? उसे कोएंजाइम कहेंगे, उसे हम सह एंजाइम कहेंगे। तो प्रोस्थेटिक समूह तो एक ऐसा गैर प्रोटीन समूह है, एक ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम से स्ट्रांगली जुड़ा है। स्ट्रांगली मतलब मजबूती से जुड़ा है। और कोएंजाइम क्या है भाई? कोएंजाइम का मतलब ऐसा गैर प्रोटीन समूह है, गैर प्रोटीन समूह जो एंजाइम से या जो एपो एंजाइम से ढीले या अस्थायी रूप से जुड़ा हो। तो ऐसा गैर प्रोटीन समूह जो एपो एंजाइम से ढीले या अस्थायी रूप से लूजली जुड़ा हो, उसे कहते हैं कोएंजाइम। अब सुनो, ये ज्यादातर जो कोएंजाइम्स होते हैं ना बच्चों, ज्यादातर कोएंजाइम्स विटामिन बी समूह से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ज्यादातर, याद रखना आपको, अधिकांश कोएंजाइम्स किन से? विटामिन बी संकुल से व्युत्पन्न होते हैं। अधिकांश कोएंजाइम्स किससे व्युत्पन्न होते हैं? विटामिन बी से। तो इसके उदाहरण क्या है भाई? जैसे मैंने कहा विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी1 को कहते हैं थियामीन। उससे कौन सा सहकारक, सह एंजाइम बनती है? टीपीपी। दूसरा उदाहरण होता है विटामिन बी12। विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन से कौन सा सह एंजाइम बनती है? एफएडी। और विटामिन बी3 होता है, विटामिन बी3 है नियासिन। उससे एनएडी और एनएडीपी ये कोएंजाइम्स बनती हैं। तो ये सारी कोएंजाइम्स है बच्चों, टीपीपी, एफएडी, एनएडी, एनएडीपी, ये सब कोएंजाइम्स हैं। और ये सब कोएंजाइम्स, अधिकांश कोएंजाइम्स किस संकुल से प्राप्त होती हैं? किससे प्राप्त होती हैं? विटामिन बी संकुल से प्राप्त होती हैं।
B1 है, B2 है, B3 है। इनका फुल फॉर्म आप चाहते हो, ये लो फुल फॉर्म, थियामीन पायरोफॉस्फेट। टीपीपी का फुल फॉर्म थियामीन पायरोफॉस्फेट। एफएडी का फुल फॉर्म फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडी का भी यही हो जाएगा बच्चों, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आसान है, फुल फॉर्म कोई नहीं पूछ रहा, बट टीपीपी, एफएडी, एनएडी, एनएडीपी, ये सब किसके उदाहरण हैं भाई? ये सब किसके उदाहरण हैं? कोएंजाइम्स के। निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और आगे जो P है, P का मतलब फॉस्फेट। P का मतलब क्या होता है? फॉस्फेट। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए? कोएंजाइम्स के। तो प्रोस्थेटिक समूह नॉन प्रोटीन पार्ट है, गैर प्रोटीन पार्ट है, जो मजबूती से, दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। सह एंजाइम कोएंजाइम है, ढीले से, ऐसे बस हल्का सा जुड़ा हुआ है। और तीसरा अब हम किसकी बात करेंगे? मेटल आयंस। मेटल आयंस कैसे होते हैं? अकार्बनिक। मेटल आयंस क्या होंगे भाई? अकार्बनिक। अब कौन कौन से मेटल आयन कौन कौन से एंजाइम्स में के होते हैं? कौन कौन से मेटल आयंस किस किस एंजाइम्स में होंगे वो बता देता हूं, ठीक है? फुल फॉर्म पे सवाल नहीं आता भाई, फुल फॉर्म याद है तो अच्छी बात है, बट इन पे क्वेश्चन नहीं आएगा फुल फॉर्म पर। अब मेटल आयंस के उदाहरण, अब हम किसकी बात करेंगे? मेटल आयंस के उदाहरण। सबसे पहला कौन सा देखेंगे? जिंक। सबसे पहला कौन सा? जिंक देखेंगे, जिंक। अब जिंक कौन कौन सी एंजाइम्स का? जिंक जो है वो कौन कौन सी एंजाइम्स का सहकारक है भाई? कौन कौन सी एंजाइम्स? तो सुनो, कार्बोक्सी पेप्टिडेस, ठीक है, थोड़ा पढ़े हो। कार्बोक्सी पेप्टिडेस, अग्नाशय में पाचन एंजाइम्स होती हैं, अग्नाशय की पाचन एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेस, उसमें जिंक होगा। फिर हमारे आरबीसी में कौन सी एंजाइम मिलती है? हमारे आरबीसी के भीतर कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये इसका सहकारक जिंक है। और तीसरी किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं। तो किण्वन की प्रक्रिया में, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों एंजाइम्स का सहकारक क्या हो गया भाई? जिंक। तीनों का सहकारक जिंक। फिर नेक्स्ट कौन सा ध्यान रखना है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट मेटल आयन कौन सा भाई? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन सी एंजाइम्स का सहकारक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में रुबिस्को काम करती है, पेप कार्बोक्सिलेस काम करती है। प्रकाश संश्लेषण में ये एंजाइम्स काम करती हैं भाई, रुबिस्को, पेप कार्बोक्सिलेस। इनका सहकारक, इनका मेटल आयन मैग्नीशियम। फिर आपके पास डीएनए बनाने वाली पॉलीमरेज, डीएनए प्रतिकृतिकरण में कौन सी एंजाइम काम करती है? डीएनए पॉलीमरेज। तो प्रतिकृतिकरण में जो डीएनए पॉलीमरेज काम करती है उसका सहकारक मैग्नीशियम। और आगे हम पढ़ेंगे, ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है भाई। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ये हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस काम करती हैं। इनका भी सहकारक क्या होता है? मैग्नीशियम। तो ये कौन कौन सी एंजाइम्स में सहकारक है बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्या याद रखना है? कॉपर। नेक्स्ट क्या याद रखिएगा? कॉपर। कॉपर किस एंजाइम में होता है? टायरोसिनेस। टायरोसिनेस एंजाइम का सहकारक कॉपर होता है। फिर मॉलिब्डेनम।
मॉलिब्डेनम MO नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली एंजाइम होती है बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली एंजाइम नाइट्रोजिनेस, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करती है उसमें मॉलिब्डेनम होता है। और अंत में निकल, बाहर निकल है, निकल किसमें होती है, यूरिएस एंजाइम में, यूरिएस एंजाइम का सहकारक निकल। तो ये सारे मेटल आयंस आपको ध्यान में रखने हैं, किन किन एंजाइम्स के हैं। जिंक में 3 एंजाइम्स याद रखनी है, मैग्नीशियम एनसीईआरटी में यही है भाई, एनसीईआरटी के हिसाब से तो जिंक के उदाहरण याद रखने हैं, लेकिन फिर भी जितने मैं बता रहा हूं, मैंने कहा ना जो मैं पढ़ा रहा हूं ये किताब है, खुद किताब है। एनसीईआरटी किताब पढ़नी है, अपने नोट्स खुद एक किताब है, याद रखना। ये सब सारी चीजें काम की हैं। एग्जाम में एक भी प्रश्न, हर बार कहता हूं मैं, बार बार कहूंगा, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अपने नीट, याद रखना जो मैं बता रहा हूं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जितना बता रहा हूं वो पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा अपना। तो ये सारे मेटल आयंस के उदाहरण हैं, कौन कौन सी एंजाइम्स में कौन कौन से मेटल आयंस हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है भाई, जिंक बता दिया, मैग्नीशियम बता दिया, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, निकल है। तो ये तो अपन ने होलो एंजाइम्स की बात कर ली भाई। होलो एंजाइम्स मतलब अपन ने इसमें प्रोटीन भाग देखा एपो एंजाइम, गैर प्रोटीन भाग देखा सहकारक। और गैर प्रोटीन भाग जो सहकारक है उसके 3 भाग हैं, जो मजबूती से जुड़ा है वो प्रोस्थेटिक समूह, जो ढीले रूप से जुड़ा है वो सह एंजाइम, को एंजाइम और मेटल आयंस। ये तीनों गैर प्रोटीन भाग हैं। अब फिर ये तो अपन ने देख लिया बच्चों, अब हम आज किसकी बात करेंगे, फिर हम आज बात करेंगे एंजाइम वर्गीकरण की। अब हम किसकी बात करेंगे, एंजाइम वर्गीकरण यानी एंजाइम क्लासिफिकेशन। अब हम किसकी बात करेंगे, एंजाइम वर्गीकरण। अब एंजाइम वर्गीकरण यानी एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर याद रखना कितने डिजिट का होता है, 4 डिजिट का एक नंबर होता है। हर एंजाइम जो है ना बच्चों, हर एंजाइम का एक 4 डिजिट का नंबर होता है। हर एंजाइम को एक 4 नंबर, 4 डिजिट्स, 4 अंकों का ईसी नंबर होता है। तो आपको 4 अंक तो याद नहीं रखने, हर एंजाइम का पहला पहला नंबर, पहला पहला अंक याद रखना है। तो पहला पहला अंक कौन सा है भाई, पहला पहला अंक, सबसे पहले हम बात करेंगे ईसी नंबर 1। ईसी नंबर 1 होती हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, या जिनको हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेसेस। ये ईसी का मतलब एंजाइम क्लासिफिकेशन है भाई, ईसी मतलब एंजाइम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपके पास ईसी नंबर 1 बताया मैंने, फिर ईसी नंबर 2 ट्रांसफरेजेस, ईसी नंबर 2 ट्रांसफरेजेस, ईसी नंबर 3 हाइड्रोलेसेस, ईसी नंबर 4 लाइएसेस, ईसी नंबर 5 आइसोमरेजेस और ईसी नंबर 6 लाइगेसेस। तो एंजाइम वर्गीकरण की बात हो रही है ना, तो एंजाइम वर्गीकरण में 6 एंजाइम्स के वर्ग होते हैं और इनको क्रमानुसार याद रखना है बच्चों। क्रमानुसार मतलब EC1 किसका होगा, एक अंक किसका होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का। दूसरा अंक, सेकंड नंबर किसका है, ट्रांसफरेजेस। थर्ड नंबर किसका है, हाइड्रोलेसेस। 4 नंबर किसका, लाइएसेस। 5 नंबर आइसोमरेसेस। 6ठा नंबर लाइगेसेस।
तो ये आपके पास 6 वर्ग की एंजाइम्स हैं। अब ये एंजाइम्स क्या क्या काम करती हैं, अब उनकी बात करेंगे, है ना भाई। ये सारी एंजाइम्स किस किस प्रक्रिया का उत्प्रेरण करती है वो पढ़ना है, बहुत आसान है। सबसे पहले है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजिनेसेस। अरे नाम से ही पता चल रहा है ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उत्प्रेरण करेंगी। ये किस अभिक्रिया का उत्प्रेरण करेंगी भाई, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, जहां पर ऑक्सीकरण होगा, अपचयन होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होगा, ऑक्सीजन का स्थानांतरण होगा, हाइड्रोजन का स्थानांतरण होगा, जहां जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन होगा, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे, वहां पर ये ऑक्सीडो रिडक्टेजेस काम करेंगी। दूसरा है ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफर। अगर कोई रासायनिक समूह का स्थानांतरण करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई रासायनिक समूह का स्थानांतरण करना है, एक यौगिक से दूसरे यौगिक पर कोई रासायनिक समूह स्थानांतरित करना है, तो वो ट्रांसफरेजेस होंगी। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रो मतलब जल का प्रयोग करके अपघटन करने वाली एंजाइम्स। हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स हैं जो तोड़ देती हैं, हड्डियां तोड़ देती हैं क्या? नहीं, हड्डियां नहीं तोड़ती, यौगिकों को तोड़ती हैं। यौगिकों के मध्य एस्टर बंद होगा, पेप्टाइड बंद होगा, ग्लाइकोसिडिक बंद होगा, उन सब को तोड़ने वाली एंजाइम कौन सी है? हाइड्रोलेसिस। जल का प्रयोग करके क्या है भाई, ऐसे बंध तोड़ने वाली एंजाइम्स हाइड्रोलेसिस। तो बंध कहां करते हैं, बंध कहां तोड़ते हैं भाई? अरे बंध पाचन में तोड़ते हैं ना। पाचन तंत्र जो है, पाचन में सारी पाचन एंजाइम्स बंध ही तो तोड़ती हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोलेसिस। फिर लाइसेस हैं, लाइसेस भी बंध तोड़ सकती हैं, लाइसेस भी कोई रासायनिक समूह को हटा सकती हैं, लेकिन बिना जल के। लाइसेस जल का यूज नहीं करेंगी, मैं अपने आप बंध हटा दूंगी, मैं अपने आप रासायनिक समूह को हटा दूंगी, लेकिन जल का इस्तेमाल नहीं करूंगी, जल का इस्तेमाल कतई नहीं करूंगी, लाइसेस कहती है। आइसोमरेसिस बड़ी प्यारी प्यारी है, समावयवी। एक समावय को दूसरे समावय में बदलना, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोज के गैलेक्टोज बना देना। आइसोमर्स जो होते हैं समावयी, उनको एक दूसरे में परिवर्तित करना हो तो कौन करेगा? आइसोमरेसिस। एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बना दो, तो थोड़ा तनिक ग्लूकोज से फ्रक्टोज तो बना दो, तो थोड़ा मैनोज, थोड़ा गैलेक्टोज से मैनोज बना दो, तो आइसोमर्स का अंतर परिवर्तन करना है तो आइसोमरेसिस। और अंत में आती है लाइगेसेस। अरे सब तोड़ने वाली होगी या जीवन में कोई जोड़ोगे भी? तो रिश्ता जोड़ने वाली, बंध जोड़ने वाली, दो यौगिकों को जोड़ने वाली एंजाइम लाइगेसेस। जोड़ने वाली क्या है भाई? लाइगेसेस होती हैं। अरे भाई 6 एंजाइम्स हैं, हर एंजाइम का अंक 4 से बना होता है। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस है ना, तो मैंने पहला अंक बताया है, इसके साथ 3 अंक और होते हैं, लेकिन हर एंजाइम के 4-4 अंक याद नहीं रखने, पहला अंक ही याद रखना है। ये पहला अंक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, इसके आगे 3 और अंक होंगे, हर के आगे 3-3 और अंक होते हैं, तभी तो 4 अंक मिलकर बनती है। तो वो 4 अंक याद नहीं रखने, 4 में से पहला अंक ही है वो याद रखना है। तो लिख ले भाई, अब चीज बता तो दिया, आसान तो है, सबको पता भी है, लिख लो, चलो आ जाओ। सबसे पहले अपन देखेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। सबसे पहली एंजाइम्स हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजिनेसेस। क्या करती हैं भाई? रिडॉक्स अभिक्रिया का उत्प्रेरण। रिडॉक्स अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण। हर चीज लिखूंगा बच्चों, समझाता हूं, हर चीज लिख लूंगा, सब चीज लिख लूंगा, सब लिख देता हूं नोट। रिडॉक्स अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करना हो,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका स्थानांतरण। तो रिडॉक्स अभिक्रिया का उत्प्रेरण कौन करेगा? ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। जिसमें क्रियाधार है S, मैंने कहा यह ऑक्सीडाइज्ड है, और एक है क्रियाधार S डैश जो कि अपचयित है। तो अब क्या हो जाएगा भाई? ये एंजाइम्स S का क्या करेंगी? अपचयन। ये हो गया अपचयित, ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। तो रिडॉक्स अभिक्रिया का उत्प्रेरण कौन करता है? ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। इनके उदाहरण ऑक्सीडेसेस, रिडक्टेसेस इत्यादि। तो कोई भी एंजाइम जिसके आगे ऑक्सीडेज लगा हुआ है, रिडक्टेज लगा हुआ है, तो वो ऑक्सीडो रिडक्टेसेस होती है। फिर दूसरी क्या आएंगी बच्चों? ट्रांसफरेजेस। दूसरी आएंगी ट्रांसफरेजेस। क्या करेंगी? रासायनिक समूह का स्थानांतरण। रासायनिक समूह का स्थानांतरण। कैसे रासायनिक समूह का स्थानांतरण? मैंने कहा एक अभिकारक है जिसके साथ एक रासायनिक समूह जुड़ा हुआ है। ये S डैश, एक सेकेंड, अब क्या करेगी ये एंजाइम? S इस पर, सही। तो एक रासायनिक समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार पर स्थानांतरित कर देगी। इसके उदाहरण आते हैं बच्चों काइनेसेस। ये काइनेसेस पढ़ते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस में। काइनेसेस किसका स्थानांतरण करती है बच्चों? फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण। फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण कौन करता है? काइनेसेस। एक होती है ट्रांस एमिनेजेस। ट्रांस एमिनेजेस क्या करेंगी? अमीनो समूह का स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण? अमीनो समूह का। तो अमीनो समूह का स्थानांतरण कौन है? ट्रांस एमिनेजेस। फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण कौन करता है? काइनेसेस। तो जहां कहीं भी रासायनिक समूह का स्थानांतरण करना हो एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार में, कौन काम करता है? ट्रांसफरेजेस। तो ये दोनों एंजाइम्स हमने देख ली। रासायनिक समूह का स्थानांतरण करने वाली ट्रांसफरेजेस, अगर फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण होगा तो काइनेसेस, अमीनो समूह का स्थानांतरण ट्रांस एमिनेसेस। ऑक्सीडोरेटेरेस बता दी, दोनों देख ली। नेक्स्ट क्या आएंगी भाई? नेक्स्ट हमारे पास क्या आती हैं भाई? नेक्स्ट आती हैं हाइड्रोलेसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगी? हाइड्रोलेसेस। हाइड्रोलेसेस का मतलब हमको पता है, जल के प्रयोग द्वारा, जल के प्रयोग द्वारा बंधों का अपघटन, जिसे अपन जल अपघटन कहते हैं। कौन से बंध हो? ईथर हो, एस्टर हो, पेप्टाइड हो, ग्लाइकोसिडिक हो इत्यादि। जितने भी अलग अलग प्रकार के बंध हैं, तो बंध को तोड़ने वाली, बंध का अपघटन करने वाली एंजाइम्स हाइड्रोलेसेस। इनका उदाहरण है सभी पाचन एंजाइम्स। जितनी भी पाचन एंजाइम्स होती हैं, सभी पाचन वाली एंजाइम्स जो हैं वो क्या करती हैं? हाइड्रोलेसेस। अरे एस का मतलब है अभिकारक या सबस्ट्रेट। फिर हाइड्रोलेसेस के बाद नेक्स्ट क्या आती हैं बच्चों? लाइएसेस।
नेक्स्ट आती हैं लाइसेस। क्या करती हैं भाई? ये बिना जल के प्रयोग द्वारा, बिना जल के प्रयोग द्वारा रासायनिक समूह को हटाना या बंध तोड़ना। तो बिना जल के द्वारा रासायनिक समूह को हटाना या बंध तोड़ना, उसे हम क्या कहते हैं? लाइसेस। कैसे कैसे? इसमें मान लो ये रहा, ये कार्बन कार्बन है, इनके साथ एक X समूह है, एक Y समूह है। अब एंजाइम क्या करेगी बच्चों? लाइसेस X और Y समूह को हटा देगी। X और Y समूह को हटा देगी तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बन गया और ये रासायनिक समूह अलग हो गए। ये रासायनिक समूह अलग हो गए। तो S और S डैश का मतलब भाई दो अलग अलग अभिकारक हैं भाई। एक S और एक S डैश का मतलब एक अभिकारक है, दो अलग अलग अभिकारक हैं। मैं A प्लस बी लिख सकता हूं ना? क्या यार बच्चों, A प्लस बी मतलब दो अलग अलग क्रियाधार हैं। तो मैंने एक को S कह दिया, एक को S डैश कह दिया। दो अलग अलग अभिकारक को इस तरह से लिखते हैं ना भाई, एनसीईआरटी ने ऐसे ही लिखा हुआ है। लाइसेस का उदाहरण क्या होगा भाई? लाइसेस का सबसे कॉमन उदाहरण है एल्डोलेसेस। ठीक है, ये सारी एंजाइम्स हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है ना, जो 11 12 पढ़ चुके हैं, ये सब एंजाइम्स अपन पढ़ते हैं 11 12 में, सब पढ़ेंगे। ये कोई पाचन में करेंगी, कोई श्वसन में काम करेंगी, ये सब एंजाइम्स अपन ने पढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं आएगा पूरे सिलेबस में। अब लाइसेस हमने देख लिया, 4 प्रकार की एंजाइम्स हो गई भाई। हाइड्रोलेसेस, लाइसेस याद रखना, दोनों बंध तोड़ेंगी, एक जल का प्रयोग करेंगी हाइड्रोलेसेस, लाइसेस बिना जल के प्रयोग द्वारा। और फिर क्या आता है? फिर नेक्स्ट क्या आएगा? आइसोमरेजेस। नेक्स्ट क्या आती हैं? आइसोमरेजेस। क्या करेंगी? सभी प्रकार के समावयवी यानी आइसोमर्स का अंतर परिवर्तन। ठीक है, तो सभी प्रकार के जो समावयवी होते हैं, सभी प्रकार के जो आइसोमर्स होते हैं, उनका अंतर परिवर्तन कौन करता है? आइसोमरेसेस। इनके एग्जाम्पल्स अलग से लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हर एंजाइम के पीछे आइसोमरेसेस लिखा होता है। हर एंजाइम के पीछे आइसोमरेसेस लिखा होता है। तो आपको हर एंजाइम के पीछे आपको आइसोमरेसेस लिखा हुआ मिलेगा। X और Y कोई भी रासायनिक समूह हो सकता है, बिल्कुल वर्षा जी। X और Y कोई कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, जब भी तो X और Y लिखा है उसको। और अंत में आपके पास आती हैं लाइगेसेस। ठीक है, लाइगेसेस का मतलब है यौगिकों के मध्य बंध जोड़ने वाली एंजाइम। तो यौगिकों के मध्य बंध जोड़ने वाली क्या है भाई? जोड़ने वाली, बंध जोड़ने वाली एंजाइम्स क्या होती हैं? लाइगेसेस। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है डीएनए लाइगेस। जो कौन सा बंध जोड़ती है? जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध जोड़ती है भाई। फॉस्फोडाइएस्टर बंध जोड़ने वाली एंजाइम जो है वो लाइगेसेस हैं। तो बंध जोड़ने वाली फॉस्फोडाइएस्टर बंध, डीएनए आरएनए के मध्य कौन से बंध होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर। तो फॉस्फोडाइएस्टर बंध कौन सी एंजाइम जोड़ती है? डीएनए लाइगेस। तो ये 6 अलग अलग वर्ग की एंजाइम्स हैं
जो 6 अलग अलग अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करती हैं। वापस साथ साथ मेरे याद कर लो, रिडॉक्स अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उत्प्रेरण, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। कोई रासायनिक समूह को एक यौगिक से दूसरे यौगिक में स्थानांतरित करना है, कोई रासायनिक समूह को एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक में स्थानांतरित करना है, ट्रांसफरेजेस। अगर फॉस्फेट ग्रुप का स्थानांतरण करना है तो काइनेसेस, अमीनो समूह का स्थानांतरण करना है, ट्रांसएमिनेसेस। उदाहरण बता दिए। तीसरा, पाचन एंजाइम्स। पाचन एंजाइम्स का मतलब है जो जल का प्रयोग करके बंध तोड़ेगी। जल का प्रयोग करके बंध तोड़ने वाली एंजाइम्स कौन सी हो गई? हाइड्रोलेसेस। बिना जल के द्वारा बंध तोड़ना है, बिना जल के द्वारा कोई रासायनिक समूह को हटाना है तो लाइएसेस। समावयवी है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, समावयवी को आपस में अंतर परिवर्तित करना है, आइसोमरेजेस। और बंध जोड़ना है कहीं पर भी तो हमारे पास लाइगेसेस। विनोद जी बहुत अच्छा, सिट्रेट सिंथेसिस, बिल्कुल ये भी एक लाइगेसेस है। ठीक है भाई, तो ये 6 अलग अलग प्रकार की एंजाइम्स के वर्ग हमने देख लिए। सबका ईसी नंबर, एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6। अब आखिरी में क्या रह गया भाई? आखिरी में अब हम संदमन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संदमक की। ठीक है, संदमक है या जिसे हम कहते हैं इनहिबिटर्स। अब हम किसकी बात करेंगे भाई? संदमक की बात करेंगे या इनहिबिटर्स। अब ये संदमक एंजाइम क्रिया को प्रभावित करेंगे ना, घोचे करेंगे, ये एंजाइम को काम नहीं करने देंगे। सही बात है, घोचे करते हैं, तंग करते हैं, वो क्या है? संदमक या इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर जो हैं वो एंजाइम की क्रिया को क्या करेंगे? निष्क्रिय। ये क्या करते हैं? एंजाइम क्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, तो संदमक इनहिबिटर का मतलब क्या हो गया भाई? आपके पास एंजाइम क्रिया को निष्क्रिय करने वाले क्या होते हैं? संदमक या इनहिबिटर्स। अब हम क्या करेंगे? संदमन के प्रकार पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? सुनो, संदमन के प्रकार। संदमन के प्रकार में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला हम पढ़ेंगे बच्चों कंपेटिटिव इनहिबिशन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपेटिटिव इनहिबिशन या जिसे हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा संदमन। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो हम कंपेटिटिव इनहिबिशन यानी प्रतिस्पर्धा संदमन। अब सुनना, तो प्रतिस्पर्धा संदमन या कंपेटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या है? आओ बताता हूं। ये मैंने एक एंजाइम बना दी। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक एंजाइम है। रंग भरें क्या इसमें? रंग भरो। हां, बना भर देते हैं, आ जाओ, थोड़ा सा सुंदर लग जाएगा, और क्या है। ये मेरे पास एक एंजाइम है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है बच्चों, इस एंजाइम के सक्रिय स्थल पर कौन जुड़ेगा? एक क्रियाधार जुड़ता है। इस एंजाइम के सक्रिय स्थल पर कौन जुड़ता है? अभिकारक जुड़ेगा ना, सबस्ट्रेट जुड़ेगा इस एंजाइम के साथ। अब अगर इस सबस्ट्रेट के जैसा इस सबस्ट्रेट के जैसा एक संदमक, ये आई मतलब संदमक है भाई, आई मतलब इनहिबिटर,
तो अब देखो, अगर अभिकारक के जैसा जैसा, बिल्कुल अभिकारक की नकल, एक बहरूपिया नहीं कहते, अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन का एकदम नकल वाला, हां, तो अगर संदमक बिल्कुल अभिकारक जैसा हो, अगर बिल्कुल अभिकारक जैसा होगा एक संदमक, तो वह क्या करेगा? वो इसके साथ प्रतिस्पर्धा दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा भाई? वो इसके साथ लड़ेगा, प्रतिस्पर्धा दर्शाएगा। किस लिए दर्शाएगा प्रतिस्पर्धा? सभी कारक कोशिश करेगा कि मैं जुड़ूं एंजाइम से, मैं जुड़ूं एंजाइम से, लेकिन क्रियाधार बोलेगा मैं भी जुड़ूंगा, अरे मैं भी जुड़ने की कोशिश करूंगा, मैं भी जुड़ूंगा। तो प्रतिस्पर्धा स्पंद हो गया ना, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो गया। अरे आप लोगों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, बोले नहीं मैं भी मेहनत करूंगा, अरे मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। तो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जीवन में, अच्छी प्रतिस्पर्धा, ऐसी प्रतिस्पर्धा जो आपको प्रेरित करे। ये वाली नहीं, ये तो संदमक है साले। ये प्रतिस्पर्धा इसलिए कर रहे हैं कि मैं अगर जुड़ जाऊं तो एंजाइम को काम ना करने दूं, नहीं। हमारी प्रतिस्पर्धा बेहतर होनी चाहिए, बेहतर इंसान बनने के लिए। जीवन में हमेशा याद रखना बच्चों, आप कल से आज बेहतर बने कि नहीं बने, यह जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल मैं अच्छा इंसान था, लेकिन आज मैं और बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, आज मैंने कुछ नया ज्ञान अर्जित किया कि नहीं किया। ठीक है, जिस दिन आप नई चीज नहीं सीख रहे हो, जिस दिन आप कुछ नया ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हो, वो दिन काहे का, कोई काम का नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखना, शाम को सोने से पहले, रात में सोने से पहले एक चीज याद रखना कि आज जब शाम को सो रहे हो ना, पूरे दिन में आप लोग मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, जीवन में मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। लेकिन रात में सोने से पहले अपने आप से पूछा जरूर करो, क्या आज मैंने कोई नई चीज सीखी? अगर एक भी नई चीज सीखी है तो वो जीवन, वो दिन आपका सफल है। लेकिन अगर आप कुछ नया ही नहीं सीखना चाहते, है ना, मैं तो कल भी शिकायत कर रहा था सर, मैं तो आज भी शिकायत कर रहा हूं, मैं तो कल भी शिकायत ही करूंगा, मेरे को इंप्रूव नहीं करना सर जीवन में, मेरे को तो आप सब कुछ बता दो सर, मेरे को तो मेरा एक पेपर होना सर, उसमें भी आप ही बैठ जाना, आप ही पेपर दे देना सर, मैं क्या करूंगा? तो ऐसा जीवन काम नहीं करेगा कभी भी, याद रखना। ठीक है, आप हमेशा अपने आप कहते हैं ना सेल्फ इंप्रूवमेंट, अरे मोटिवेट तो बहुत करूंगा आप लोगों को, आपका साथ दूंगा जीवन भर। ठीक है, एग्जाम तक दूंगा यार, जीवन तो क्या पता, एग्जाम तक आप लोगों का साथ दूंगा, लेकिन एग्जाम के 3 घंटे तो आपको ही है ना। अरे मेरे पास, किसी टीचर के पास वो ऑप्शन है क्या कि आपके साथ पेपर बैठ दे और पेपर सॉल्व करे? नहीं ना, पेपर तो आप ही को सॉल्व करना है। तो वो मेहनत जो है वो आप ही लोगों की काम आएगी। जब सफल होगे ना तो खुशी हमको बहुत होगी, लेकिन मेहनत आपकी होगी। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिखा दूंगा, लेकिन सीखना व्यक्ति खुद को है। तो सुन लेना, जिस दिन रात में, हर बार बस एक बात याद रखना मेरी, रात में सोने से पहले अपने आप से एक बार कांच में देखकर, कांच में नहीं भी देखो तो भी अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछना कि क्या मैं कल से बेहतर था? क्या मुझे आज कोई नई चीज मालूम चली? क्या मैंने आज कोई नई चीज सीखी? और अगर सीखी, अगर मैंने कोई ज्ञान अर्जित किया, अगर मैंने कुछ बेहतर किया, तो मेरा दिन सफल है। बस ऐसे ही जीवन जीना है, इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा जीवन में, कोई फिर दुख नहीं होगा। ठीक है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुख है या सुख है, बहुत सुख है जीवन में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सीखना है, जानना है, समझना है, और वो हम कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं। तो बहुत बेहतर है भाई जीवन, इससे अच्छा जीवन में और क्या चाहिए यार आप लोगों को? ठीक है, अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो अब सुन लो, अब एक और चीज बोलूंगा मैंने बहुत बार बोला है, पता है। अब देखो यार, 2 हफ्ते हो गए हमको साथ में रहते हुए, 2 हफ्ते के साथ हम पढ़ रहे हैं, फिर भी जब आप लोग कुछ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं बताऊं आपको, करीब करीब टारगेट अपने बैच में 3000-4000 स्टूडेंट्स है सिर्फ इस बैच में। टोटल तो होंगे 20-25 हजार स्टूडेंट्स, लेकिन 4-5 हजार में से कुछ 5 या 4 हैं। प्रश्न करते हैं सर टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? तो मैंने कहा था ना, क्लास जब खत्म होगी, लास्ट के 10 मिनट में मैं बताता हूं ना सिलेबस की बात, मैं आपकी कमेंट देखता हूं ना, बट बीच में अगर आप कमेंट करोगे, सर टेक्निकल टीम को बोले हम कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सर हम सिलेबस में क्या आएगा, तो वो किसको फायदा हो रहा है उससे? मैंने बार बार बोलता हूं, अभी भी इसलिए बोलता हूं क्योंकि 4-5 जने हैं वो मैसेज कर देते हैं,
सर सिलेबस में क्या आएगा? तो वो मैं लास्ट के 10 मिनट में पूछोगे ना बच्चों, सिलेबस में क्या आएगा टेस्ट में, वो लास्ट के 10 मिनट में बता दूंगा ना मैं। अभी टॉपिक पे ध्यान दोगे ना, टॉपिक से रिलेटेड चीजें समझो। अरे आप ही के फायदे के लिए बात करूंगा ना, मेरे को क्या फायदा जीवन में? मैं अगर आपको बोलूं नहीं करते रहो कमेंट, जो करना है करते रहो, खेलते रहो एक दूसरे के साथ, क्या आपको बेहतर बनाने का जिम्मा है कि नहीं मेरा? ठीक है, आप, मैं चाहता हूं आप बेहतर बनो, मैं चाहता हूं चीजें सीखो, तो कोई चीज बोलता हूं तो थोड़ा सुन लिया करो ना, थोड़ा मान भी लिया करो भाई। ठीक है, बहुत जरूरी हो तो ही कमेंट करो, नहीं तो काहे कमेंट करना है यार। ऑफलाइन में पढ़ते थे हम लोग, ऑफलाइन बैचेस में पढ़ते थे, तो आप ऐसे बीच बीच में कमेंट करते रहते थे क्या? नहीं ना, टॉपिक खत्म होता था, क्लास खत्म होती थी, सर बाहर आते थे तो सवाल पूछते थे, तो 5 मिनट पूछते थे। अरे ऐसा रखो यार जीवन में। मैं फिर बता रहा हूं, जो क्षमता आप लोगों के पास है ना, वो हमारे पास भी नहीं है। जो सोचने की, जो समझने की क्षमता है, वो आप लोगों की, इस पीढ़ी की बहुत बेहतर है। बहुत क्षमतावान हो यार आप लोग। दिमाग में बस एक कीड़ा नहीं बिठाना है कि मेरे को तो डाउट आएगा ही आएगा सर, मेरे को तो समझ नहीं आएगा। अरे ये कीड़ा है जो दिमाग से निकाल देना है। काहे समझोगे नहीं तुम? क्षमता इतनी सारी है आप लोगों की, ऐसे भर भर के क्षमता है, भर भर के पोटेंशियल है आप लोगों का यार। और साला कीड़ा जो है ना डाउट का, साला निकाल फेंको। अरे तो कीड़े, साला कीड़ा है, डाउट है वो, और साला निकाला, ऐसे पैखा और ऐसे मसल दिया पैरों से डाउट के कीड़े को, मसल देना मैं बता रहा हूं। चलो अब आ जाओ, क्या बात कर रहा था मैं यार बीच में। प्रतिस्पर्धा संदमन की। ठीक है, अब प्रतिस्पर्धा संदमन सुन लो भाई। प्रतिस्पर्धा संदमन में जो संदमक है वो किसके जैसा है भाई? जो संदमक है, इनहिबिटर है, वो बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा है। और वो बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा है तो वो क्या कोशिश करेगा भाई? वो संदमक के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन करेगा, प्रतिस्पर्धा दर्शाएगा संदमक के साथ, ताकि वो इससे जुड़ सके। और अगर जुड़ गया, और अगर वो कामयाब हो गया, ठीक है, यदि वो कामयाब हो गया इस एंजाइम से जुड़ने में, ठीक है, अगर अब क्रियाधार नहीं जुड़ पाया बच्चों, और अगर ये संदमक जुड़ गया एंजाइम से, तो आपके पास क्या होगा भाई? ये हमारे पास एंजाइम संदमक संकुल हो जाता है, और इस तरह के संदमन को कहते हैं प्रतिस्पर्धा संदमन। इस तरह के संदमन को क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा संदमन। यानी प्रतिस्पर्धा संदमन में क्या हो रहा है बच्चों? संदमक क्रियाधार जैसा है, संदमक अभिकारक के जैसा है, इसलिए इसके साथ प्रतिस्पर्धा करता है सक्रिय स्थल पे जुड़ने के लिए, और सक्रिय स्थल पे अगर जुड़ जाएगा तो आपके पास जो संदमन है वो प्रतिस्पर्धा संदमन है। इसका अब पहले तो उदाहरण देखें, पहले तो लिख लें बच्चों, है क्या प्रतिस्पर्धा संदमन? तो इसमें जो आई मतलब अब इनहिबिटर है बच्चों, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बार बार मत पूछिएगा सर ये आई क्या है। आई का मतलब मैं नहीं हूं। हां, आई मैं, जीवन में मैं तो होना ही नहीं चाहिए। आई मैं नहीं होना चाहिए। हम बकरी नहीं है, हम इंसान है। मैं नहीं आप, मैं नहीं आप। ठीक है, तो इनहिबिटर जो है, संदमक जो है, वो किसके जैसा होता है? इनहिबिटर या संदमक, यहां पे लिख देता हूं यार, संदमक क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट के समान होता है, अतः क्या होगा भाई? अतः वह सबस्ट्रेट के साथ प्रतिस्पर्धा दर्शाता है एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने हेतु। तो वो किसके साथ प्रतिस्पर्धा दर्शाएगा बच्चों? क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट के साथ प्रतिस्पर्धा दर्शाएगा,
और अगर वो एंजाइम के सक्रिय स्थल पे जुड़ जाता है तो फिर एंजाइम काम नहीं कर पाएगी ना। एंजाइम का क्या होगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएगी। काम नहीं कर पाएगी मतलब निष्क्रिय हो जाएगी, मतलब अभिकारक से जुड़ नहीं पाएगी तो उत्पादक नहीं बना पाएगी ना। तो एंजाइम कोई काम की नहीं रहेगी भाई। क्लियर। अब इसका उदाहरण भाई, सबसे पहले तो इसका प्रतिस्पर्धा संदमक का उदाहरण। तो इसके दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बच्चों। एक तो होता है मैलोनेट। मैलोनेट किसका प्रतिस्पर्धा संदमक होता है? यह एक प्रतिस्पर्धा संदमक है। किस एंजाइम का? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का। यह किसका है भाई? प्रतिस्पर्धा संदमक है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। यह क्रेब चक्र की एंजाइम है। यह क्रेब चक्र की एंजाइम होती है, ठीक है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का संदमक, प्रतिस्पर्धा संदमक कौन है? मैलोनेट है। यह बता दिया। एक और उदाहरण होता है बच्चों सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स होती हैं जो जीवाणु को नष्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। सल्फा ड्रग्स जो हैं वो जीवाणु में फोलिक अम्ल के संश्लेषण का संदमन करती है। फोलिक अम्ल संश्लेषण का संदमन करती है। तो दो उदाहरण आपको किसके याद रखने हैं? प्रतिस्पर्धा संदमन के। दो अभिकारक जो है, ठीक है। अच्छा, ये मैलोनेट किसका होता है भाई? मैलोनेट का संरचना सक्सिनेट से। मान लो ये S जो है ना, ये S है सक्सिनेट बच्चों, तो ये संदमक क्या है? ये मैलोनेट है। और ये एंजाइम कौन सी हो गई? एंजाइम हो गई सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम हो गई सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये दो उदाहरण है संदमक के। अच्छा, अब सुनो। अब सवाल यह है कि इस संदमन को अपन कम कर सकते हैं क्या? ये जो प्रतिस्पर्धा संदमन है, इसको किसी तरीके से कम कर सकते हैं क्या? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये संदमक जो है, इनहिबिटर है, ये एंजाइम से ना जुड़ पाए? ऐसा आप क्या कर सकते हो कि ये संदमक जो है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से ना जुड़े? तो क्रियाधार अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दो। अरे भाई, अभी तो एक सबस्ट्रेट है, एक इनहिबिटर है कि नहीं? अभी तो अभिकारक भी एक है, संदमक भी एक है। दोनों के जुड़ने की प्रायिकता, दोनों के जुड़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50। लेकिन अब अगर मैं ऐसे क्रियाधार सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा दूं, भर भर के सबस्ट्रेट डाल दूं, तो संदमक के जुड़ने की प्रायिकता कम होती जाएगी ना। तो प्रतिस्पर्धा संदमन के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? अभिकारक की सांद्रता बढ़ाकर। जैसे ही आप रिएक्टेंट की, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाओगे तो संदमक के जुड़ने की प्रायिकता कम होती जाती है। बिल्कुल सही। तो लिख लें, क्या करेंगे? एक नोट क्या है बच्चों? नोट है अभिकारक सांद्रता को बढ़ाकर, अभिकारक सांद्रता को बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा संदमन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा भी
अब अगर सर अपने आप संदमक भी बढ़ गया, अरे हां तो नहीं होगा ना भाई, लेकिन संदमक की मात्रा कम है और आप अभिकारक क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा दो, तो बढ़ाकर तो आप इस संदमन के प्रभाव को कम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा, प्रतिस्पर्धा संदमन में नेक्स्ट चीज, प्रतिस्पर्धा संदमन में नेक्स्ट चीज है कि भाई Vmax पर और Km पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सुनो, प्रतिस्पर्धा संदमन में आप क्या कर रहे हो, ज्यादा क्रियाधार यूज कर रहे हो, ज्यादा क्रियाधार यूज कर रहे हो, ज्यादा अभिकारक की मात्रा बढ़ा रहे हो, तो Km का मान भी तो बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा संदमन में Km का मान बढ़ेगा ना, क्योंकि ज्यादा क्रियाधार यूज कर रहे हो, ज्यादा अभिकारक यूज कर रहे हो, तो अभिकारक की मात्रा बढ़ेगी तो Km की मात्रा भी बढ़ेगी ना। ज्यादा आपको अभिकारक चाहिए और Km की मान भी बढ़ेगा, लेकिन Vmax समान रहेगा। Vmax क्या रहता है, समान, क्योंकि आपने Km का मान बढ़ा दिया। ज्यादा Km पर संदमन नहीं होगा तो Vmax तो सेम ही रहेगा, Vmax पर कोई फर्क नहीं आएगा। सल्फा ड्रग्स कैसे काम करती है, सल्फा ड्रग्स जो होती है वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है विनोद जी, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है ना, उसके जैसी उसकी संरचना होती है, तो वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को नहीं जुड़ने देती और इसलिए फोलिक अम्ल नहीं बन पाता। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा संदमन में Vmax क्या रहेगा, समान, और Km का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हमने किसकी बात कर ली भाई, प्रतिस्पर्धा संदमन की बात कर ली। अब देख लें, एक दूसरा भी देख लें, नॉन कंपेटिटिव, दूसरा भी देख लेते हैं बच्चों, नॉन कंपेटिटिव संदमन। इसको हिंदी में क्या कहोगे भाई, बता दो थोड़ा मेरे को, नॉन कंपेटिटिव की हिंदी नहीं पता। नॉन कंपेटिटिव को क्या कहेंगे, अप्रतिस्पर्धा संदमन, क्या कहेंगे भाई। एंजाइम बनते कहां हैं, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन्स। एंजाइम्स रासायनिक रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन्स। तो डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, मतलब एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं। तो एक कोशिका में राइबोसोम्स पर बनते हैं, जहां पर प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन कहां से बनता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है या ना भाई। Vmax और Km, इधर देखो भाई कैसे बढ़ेगा Km, आप ज्यादा अभिकारक यूज करोगे ना, प्रतिस्पर्धा संदमन में Km आप ज्यादा अभिकारक यूज करोगे, तो ज्यादा अभिकारक यूज करोगे, ज्यादा अभिकारक यूज करोगे तो Km का मान बढ़ेगा ना, किस लिए बढ़ेगा। अच्छा, गैर प्रतिस्पर्धा, ओके, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन को गैर प्रतिस्पर्धा संदमन। एक बार देख लो यार फटाफट इसमें क्या हो रहा है, देखो आसान है। ये एक एंजाइम मैंने ली, ठीक है, ये सक्रिय स्थल है। अब इस एंजाइम के साथ ये तो क्रियाधार है, सबस्ट्रेट जुड़ेगा सक्रिय स्थल पे, लेकिन अब यहां पर एक घोचे करने वाला संदमक है। अब यहां का जो संदमक है वो अब क्रियाधार नहीं है भाई, वो अब क्रियाधार, अभिकारक जैसा आकार थोड़ी है उसका, नहीं है ना। जब उसका आकार सबस्ट्रेट के जैसा नहीं है तो वो सबस्ट्रेट के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा ही नहीं, वो एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ेगा ही नहीं, वो तो सक्रिय स्थल के अतिरिक्त एंजाइम के किसी अन्य क्षेत्र पर जाकर जुड़ेगा। तो इस प्रकार के संदमन में, गैर प्रतिस्पर्धा संदमन में, जो संदमक है, इन्हिबिटर है, वो एंजाइम के किसी अन्य क्षेत्र पर जाकर जुड़ेगा। और एंजाइम के किसी अन्य क्षेत्र पर जुड़ने पर क्या होगा सर, जैसे ही वो एंजाइम के किसी अन्य क्षेत्र पर जुड़ेगा ना, जैसे यहां जुड़ गया, उसके कारण एंजाइम का सक्रिय स्थल परिवर्तित हो जाएगा, एंजाइम के सक्रिय स्थल में परिवर्तन आ जाएगा। और एंजाइम के सक्रिय स्थल में यदि परिवर्तन आ गया तो अब वो
अभिकारक को नहीं जोड़ पाएगा। अब वो अभिकारक को नहीं जोड़ पाएगा, और नहीं जोड़ पाएगा तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगी। एंजाइम काम नहीं कर पाएगी तो इस संदमन को क्या कहेंगे? नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। तो क्या हो गया भाई इस संदमन में? इस प्रकार के संदमन में जो संदमक है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र पर जुड़ता है। तो इस संदमन में जो संदमक है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र पर जुड़ जाता है। ठीक है, वो किसी भी अन्य क्षेत्र पर जुड़ सकता है। जुड़ने पर क्या होगा? सक्रिय स्थल परिवर्तित हो जाएगा। सक्रिय स्थल परिवर्तित हो जाएगा तो अभिकारक नहीं जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। और इसमें उदाहरण ये कहां देखा जाता है भाई? ये साइनाइड जो होता है, साइनाइड किसका संदमक होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होती है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का संदमक। तो साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को कैसे संदमित करता है? पीछे से वार करता है। हां, सामने तो उसकी हैसियत नहीं है लड़ने से, सामने तो वो लड़ नहीं सकता, क्रियाधार से वो प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकता, बट अलग पीछे से वार कर देता है। पीछे से वो है ना, बाहुबली कटप्पा कैसे मारता है बाहुबली को? पीछे से, वैसे पता ही नहीं चलता एंजाइम को कि वह जुड़ गया कहीं यहां से, कहीं और जाके जुड़ जाता है। उससे उसका सक्रिय स्थल परिवर्तित हो जाता है और क्रियाधार नहीं जुड़ पाता। तो इस संदमन को मुझे बताओ, थोड़ा बताओ। लास्ट चीज है बच्चों, फिर आपके कमेंट्स, फिर आपसे बात भी कर लूंगा। आखिरी में एक चीज बता दो भाई कि इस संदमन के प्रभाव को आप क्रियाधार बढ़ा के कम कर सकते हो क्या? इस संदमन में आप सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ा दो तो यह संदमन कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। कितना भी क्रियाधार बढ़ा दो, अभिकारक बढ़ा दो, उससे होगा क्या? संदमक तो कहीं और जाके जुड़ रहा है कि नहीं? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई इस संदमन को, इस संदमन को अभिकारक सांद्रता बढ़ाकर कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या होगा भाई? Vmax घटेगा, इसमें Vmax घटेगा ना। और Km पर क्या फर्क? Km अपरिवर्तित रहेगा। Km पर तो मान्य ही नहीं है। Km तो क्रियाधार तो जुड़ेगा ही नहीं, अभिकारक तो जुड़ ही नहीं पाएगा, तो Km पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। लेकिन Vmax का मान कम हो जाता है। Vmax का मान कम हो जाएगा किसमें? नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन में। अरे संदमन और संदमक एक ही चीज है यार। इनहिबिटर, संदमक कोई यौगिक है और उस प्रक्रिया को संदमन कहते हैं। कमाल कर रहे हो यार बच्चों। संदमक तो यौगिक है और प्रक्रिया जो है वो संदमन है। फोलिक एसिड विटामिन होता है भाई, पोषण के लिए चाहिए जीवाणु को। फोलिक अम्ल विटामिन बी होता है एक तरह का, और वो पोषण के लिए चाहिए होता है जीवाणु को। Vmax कैसे इंक्रीज होगा बेटा? Vmax तो अधिकतम मान है ना, अधिकतम से कैसे बढ़ाओगे मुझे बताओ? अधिकतम मान से कैसे बढ़ा दोगे आगे? उत्प्रेरक व एंजाइम एक ही होते हैं, सक्रिय ऊर्जा को घटाती हैं या कम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन रामरतन जी, उत्प्रेरक जो केमिस्ट्री में होता है वो अभिक्रिया की दर को
बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम जो है वो सक्रियण ऊर्जा को हमेशा कम करती है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है। ठीक है। हां, उत्कर्ष ऐप अपडेट करना जरूरी है। नए फीचर्स अगर आप लोगों ने उत्कर्ष का ऐप अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लो। अपडेट करने के बाद काफी प्रॉब्लम्स जो होती है ना ऐप की, वो अपने आप सही हो जाती है। टेस्ट में यहां तक आएगा, आज तक जितना अपन ने पढ़ा है, आज तक अपन ने पढ़ा है उतना टेस्ट में आएगा। प्रोटीन्स आएंगे, कल भी बताया था मैंने, प्रोटीन्स आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, वसा आएगा और एंजाइम्स में यहां तक आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बायोमोलिक्यूल्स पूरा कर लेंगे। ठीक है। आधे प्रश्न आते हैं, सर चैप्टर कब खत्म होगा, चैप्टर कब खत्म होगा, सर सिलेबस कब पूरा होगा। अरे ये कोई कमेंट करने की चीजें हैं क्या? अभी हमने सिलेबस टारगेट बैच चालू करा है, आधे मैसेज ये, सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। अरे सिलेबस कंप्लीट करना है तो मैंने बोल रखा है, पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस है, आपके सारे रिकॉर्डेड वीडियोस दे रखे हैं ना, तो कर लो ना सिलेबस पूरा कंप्लीट। ठीक है। कमाल करते हो यार, मतलब कमाल प्रश्न पूछते हो आप लोग। चैप्टर कब खत्म होगा? होगा ना भाई, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद डाउट सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। नॉन कंपेटिटिव संकुल क्या होता है? बाप रे, कॉम्प्लेक्स संकुल कौन सी कक्षा में हो बच्चों? संकुल, अगर ए और बी आपस में जुड़े तो दो जुड़े आपस में, तो संकुल बना कि नहीं बना? एक से ज्यादा यौगिकों का समूह संकुल कहलाता है भाई। वाह, बोलिए हरीश जी। नीट कब होगा? नहीं पता अभी कब होगा, अगस्त में होगा। सक्सिनेट क्रियाधार होता है भाई, सक्सिनिक अम्ल होता है, वो सक्सिनिक अम्ल से फ्यूमरिक अम्ल बनता है क्रेब चक्र में, लेकिन मैलोनेट घुस जाता है तो वो सक्सिनेट को नहीं जुड़ने देता। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किसमें आता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ईटीसी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला, उसमें आती है। ईसी नंबर वाली स्लाइड दिखा दूं? आ जाओ, ईसी नंबर वाली स्लाइड दिखा देता हूं बच्चों आप लोगों को। ये रही ईसी नंबर वाली स्लाइड। ठीक है। चार्ज पढ़ेंगे बॉडी में, बिल्कुल पढ़ेंगे आगे भाई। यूरियस एंजाइम यूरिया चक्र में काम करती है भाई। यूरियस एंजाइम जो है वो यूरिया चक्र में यूरिया बनाने में काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद फैजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बस मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहना और टेस्ट जरूर देना। ठीक है। टेस्ट दोगे तो अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा। एंजाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे बाप रे, एंजाइम को हिंदी में विकर कहते हैं, विकर। अरे लेकिन एंजाइम ही आएगा लिखा हुआ। न्यूक्लिक अम्ल का टॉपिक मैंने बताया था, न्यूक्लिक अम्ल का टॉपिक हम जैव अणु में नहीं पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल का टॉपिक हम आणविक जैविकी में पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आणविक जैविकी वाला चैप्टर देख लेना, उसमें न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे। जैव अणु खत्म होगा, जैव अणु के बाद आनुवांशिकी पढ़ाऊंगा, आनुवांशिकी के बाद क्या पढ़ेंगे? आणविक जैविकी। तो आणविक जैविकी में न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे। हाइड्रोफोबिक का मतलब जल से भय रखने वाला, जल विरोधी होता है हाइड्रोफोबिक। पीडीएफ तो बच्चों 24 से 48 घंटों में ही आएगा, क्योंकि वो हाथ से डालना पड़ता है। पीडीएफ जो है, हर क्लास का पीडीएफ 24 से 48 घंटों के मध्य आता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? समस्थापन। होम्योस्टेसिस का मतलब है समस्थापन। समस्थापन का मतलब है शरीर में कोई भी परिवर्तन ना हो पाए, किसी भी परिवर्तन का विरोध करना, किसी भी चेंज का विरोध करना समस्थापन होता है। शरीर में तापमान बढ़ा, वापस कम हो जाएगा, समस्थापन। परासरण दाब बढ़ा, वापस कम करना है, समस्थापन। कोई भी शरीर की साम्य अवस्था को बनाए रखना समस्थापन है। ठीक है बच्चों, अब क्या है? अरे तो सुक्रोज और फ्रक्टोज में क्या? सेकंड बीटा कार्बन पर आपने बोला हां,
बिल्कुल होगा, सेकंड कार्बन पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। Vmax नहीं बदलेगा तो Km कैसे बदलेगा? अरे क्या कर रहे हो यार, गजब करते हो। Km का मान किस पर निर्भर करता है? अभिकारक पर। तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो Km का मान नहीं बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा ना Km का मान, लेकिन ज्यादा Km पर Vmax वही रहेगा। को फैक्टर वाली स्लाइड देखनी है? कहां गई भाई को फैक्टर वाली स्लाइड, कहां गई? ये रही, लो भाई ये रही को फैक्टर वाली स्लाइड। हां रिकॉर्डेड, बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऐप में उपलब्ध हैं, आजकल में मिल जाएंगे आपको। अपने ऐप को सर्च मार लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैव अणु के मिल जाएंगे। लाइगेसिस जोड़ने वाली एंजाइम है, बंध जोड़ने वाली एंजाइम। केएम का एक क्वेश्चन बताया ना अभी लोकेश जी, मैंने कराया ना, केएम का मान दे रखा होगा, आपको पता लगाना होगा केएम के आधार पर कौन सी एंजाइम ज्यादा कुशल है। इनहिबिटर नेचुरल ही होता है भाई, संदमक प्राकृतिक ही होता है, कृत्रिम भी बना सकते हो। अरे अलेटम क्या लिख रहे हैं आप बेटा? अंग्रेजी पूरा ढंग से तो लिखिए। क्या अलेटम क्या मतलब है? कौन सा अलेटम लिख रहे हैं आप? आधे इतने सारे कमेंट्स, इतनी तेजी से कमेंट करोगे, इतने सारे स्टूडेंट्स कमेंट करोगे, आधे तो दिखते ही नहीं है मुझे, वो स्क्रॉल ही हो जाते हैं ऊपर। हां संडे को तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट साथ में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का साथ होगा। केएम और वीमैक्स है बेटा रोहित जी, पढ़ो फिर आप पुराने लेक्चर देखो। केएम और वीमैक्स वाला लेक्चर, गतिकी वाला कल वाला लेक्चर देखना, पढ़ वाला लेक्चर देखना। बीच में 2 लेक्चर आपने देखे ही नहीं है, मतलब केएम नहीं पता तो बेटा वापस लेक्चर देखो। ऑनलाइन का फायदा यही है, अगर कोई लेक्चर आपने मिस कर दिया तो वापस लेक्चर देख लो। रिकॉर्डेड वीडियोस के लेक्चर्स वो भी देख सकते हो, दोनों लाइव लेक्चर्स कुछ भी देख सकते हो वापस। ट्री हेलोस एक ट्राइसैकेराइड होता है, नहीं पढ़ना आपको। डाइसैकेराइड हमारे सिलेबस में है। ट्री हेलोस जो है ना, ट्री हेलोस एक डाइसैकेराइड है। कीटों का जो रुधिर होता है, कीटों के रुधिर में ट्री हेलोस शर्करा होती है, और वो ट्री हेलोस भी 2 ग्लूकोज से बनी होती है, कॉकरोच में मिलती है। रिजल्ट हाथों हाथ आ जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा आपको जब एग्जाम दोगे आप। हां फ्रक्टोज का भी अल्फा और बीटा रूप होता है, सेकंड कार्बन पर चेंज करोगे तो फ्रक्टोज का भी अल्फा और बीटा रूप होता है। द्वितीयक उपापचयक बताऊंगा आगे क्लास में, उपापचयक अभी अपन ने नहीं पढ़े हैं। पेपर कितने नंबर का होगा, कितना टेस्ट होगा बच्चों, वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, मुझसे पूछने से नहीं होगा कुछ। आपके ऐप में कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, वो सब ऐप में मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन में। फ्रक्टोज की संरचना देखनी है तो मैंने बता चुका हूं बेटा, जैव अणु वाले शुरुआत वाले चैप्टर्स में देखो। ऑनलाइन में बेटा जो अपन ने टॉपिक पढ़ लिए वो वापस देख लिया करो ना एक बार वीडियो में, वापस फ्रक्टोज की संरचना भी बनाई थी, वापस देखो उसको जाकर। लाइसेस वाली स्लाइड देखनी है, लो लाइसेस वाली स्लाइड दे देता हूं, ये रो लाइसेस वाली स्लाइड। इनहिबिटर एंजाइम को अफेक्ट करेगा ना बेटा, एंजाइम ही तो काम करती है, तो एंजाइम संदमन ही तो पढ़ रहे हैं। इनहिबिटर एंजाइम को संदमित करता है, अब वो एंजाइम के सहकारक को कर सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। टेस्ट का टाइम, टेस्ट के क्वेश्चन सब ऐप में उपलब्ध हो जाएगा सैटरडे, कल सुबह तक, कल आ जाएगी इंफॉर्मेशन। मुझे भी नहीं मालूम टाइम क्या होता है टेस्ट का, वो आपके ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों। अरे श्रीराम जी रिप्लाई दो, रिप्लाई दो, सवाल तो आपका पता नहीं क्या है, आपने 50 बार मैसेज कर दिया बेटा मेरा रिप्लाई दो, आपका सवाल ही क्या है श्रीराम जी? कंपेटिटिव वाला पेज, प्रतिस्पर्धा संदमन वाला पेज, ये लो प्रतिस्पर्धा संदमन वाला, ये लहा प्रतिस्पर्धा संदमन।
हीमोलिम्फ क्या होता है? कॉकरोच के रुधिर को हीमोलिम्फ कहते हैं, कीटों के रुधिर को हीमोलिम्फ कहते हैं। पढ़ेंगे आगे। अरे तेरी क्या बात है। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस बता दिया ना। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस जो रिडॉक्स अभिक्रिया का उत्प्रेरण करेगी, जो रिडॉक्स अभिक्रिया का उत्प्रेरण करेगी वो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। टेस्ट में इंग्लिश मीडियम की रैंक अलग आएगी, हिंदी मीडियम वालों की रैंक अलग आएगी। देखो आधे स्टूडेंट्स ने मैसेज भी कर दिया है, उनको पता है कब है टेस्ट, कितने सवाल आएंगे, सब तो ऐप में दे रखा है। ऐप तो सर्च मारा करो बच्चों। इतने सवाल ऐप में, सर कहां है, ये क्या है? अरे थोड़ा तो मेहनत करना सीखो जीवन में, खुद तो थोड़ा टटोलना सीखो चीजें। क्या यार इतने तेजी से। ठीक है भाई, चलो फिर अब बहुत बढ़िया, मजा। चलो ठीक है, आयंस वाला कर दूं। आयंस वाला कहां गया? आयंस वाला, तेरी आयंस वाले कहां हैं? ये लो भाई आयंस वाली स्लाइड। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।